everyone. Today we are going to start our next chapter, that is International Monetary Fund. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन फिनेंशियल सिस्टम का। तो आज इस ऑडियो लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि आईएमएफ क्या है। तो सबसे पहले आईएमएफ की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई और कैसे हुई। वर्ल्ड वॉर जो हमारा सेकंड हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से पूरी की पूरी जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी थी उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा था। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस, जो 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड में, अमेरिका में। और इसके अंदर 44 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट था। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसाइड किया गया कि दो इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसमें पहला था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सेकंड था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट वाज वर्ल्ड बैंक, जो हम अपने लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। तो आईएमएफ की जो फाउंडेशन हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। इस फंड को इस्टेब्लिश करने का बेसिक मोटिव क्या था कि पूरे वर्ल्ड ट्रेड को एक बैलेंस्ड ग्रोथ के साथ, मतलब एक बैलेंस ग्रोथ उसके अंदर लेकर आना, और जो आपस में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को बढ़ाना, मेंबर कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवर में लेना, जो उनका डिसइक्विलिब्रियम होता था तो उसको फेवर में लेना। 2017 के डेटा को अगर हम देखें तो जो नंबर है आईएमएफ में, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनका नंबर 189 के नियर अबाउट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएस से वाशिंगटन डीसी में है। तो जो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है वर्ल्ड बैंक, मतलब आईएमएफ के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, तो आईएमएफ जो है वो 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था इन द आफ्टरमोस्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930। 44 founding member countries sought to be build a framework for international economic cooperation. Today, its membership embraces 190 countries with staff drawn from 150 nations. तो 190 के नियर अबाउट इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसके मेंबर हैं। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश करने के, मतलब क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें सबसे पहला जो रीज़न है, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। इस फंड का बेसिक मोटिव क्या था कि जो अलग अलग कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की, उनके बीच में मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना था। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस को प्रोवाइड किया गया। तो इसका ये बेसिक मोटिव था, टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरल पेमेंट। और इसमें क्या था, इस फंड का जो मेन मोटिव था मल्टीलेटरल पेमेंट के सिस्टम को एस्टैब्लिश करना था। इसके लिए आईएमएफ ने क्या अलग अलग कंट्रीज़ में जो करेंसीज के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम होती थी उसको सॉर्ट आउट किया। इसकी अपनी एक खुद की करेंसी थी जिसको एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, कि जो सारे के सारे मेंबर नेशन ने उन्होंने मतलब उसको एक्सेप्ट किया। मतलब जो पेमेंट है वो एसडीआर की फॉर्म में हो सकती थी, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिससे क्या था कि हर एक कंट्री को जो उनको उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, रादर एक कॉमन करेंसी थी जो सब मेंबर नेशन के लिए एक्सेप्टेबल थी। आईएमएफ जो बाकी कंट्रीज़ थी उनको करेंसी उधार भी देता था और उनको सेल भी करता था। तो मल्टीलेटरल पेमेंट सिस्टम से जो आईएमएफ ने ये प्रमोट किया था, इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा। तो मतलब कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में आईएमएफ का बहुत बड़ा रोल है। टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ फिनेंशियल क्राइसिस, आईएमएफ ने एनकरेज करा मेंबर नेशन को कि एक हेल्दी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए, उसको अडोप्ट किया जाए, जिससे जो भी फिनेंशियल क्राइसिस फैल रहा था उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके। मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जो फिनेंशियल क्राइसिस जो बढ़ता था, तो इसमें आईएमएफ का, उसको कम करने में आईएमएफ का रोल था। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने के लिए बोला जिससे इस क्राइसिस को कम किया जा सके। नेक्स्ट जो सजेशन इन्होंने दिया, नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव था, टू अबॉलिश एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। तो एक्सचेंज के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी उन रिस्ट्रिक्शंस को भी रिमूव करने की कोशिश करेगा आईएमएफ।
एंड फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो मेंबर कंट्रीज जो थी जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर अपनी रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी तो उनको भी रिमूव करना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। टू प्रोवाइड एड टू मेंबर ड्यूरिंग एमरजेंसी, कि इस फंड को क्रिएट करने का बेसिक मोटिव ये भी था कि अगर मेंबर कंट्री को कोई इमरजेंसी होती है तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए ये फंड प्रोवाइड करेगा, मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। टू रिड्यूस डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस फंड ने मॉनेटरी हेल्प भी प्रोवाइड करी मेंबर कंट्रीज़ को, जिससे उनके बीच में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिसइक्विलिब्रियम था उसको उसमें इक्विलिब्रियम लेकर आया जाए। टू हेल्प इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इस फंड का और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मेंबर कंट्रीज़ थे उनकी हेल्प करना कि अपने लॉन्ग टर्म फंड को वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर पाएँ जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हों। इसके लिए इन्होंने रिच कंट्रीज़ की हेल्प की, उनको ये मोटिवेट किया कि वो अपनी कैपिटल को पुअर कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्ट करें। तो ये इसके बेसिक मोटिव थे जिसकी वजह से ये हमारा जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसको इस्टेब्लिश किया गया। अब हम बात करते हैं आईएमएफ के मेंबरशिप की। तो इसकी मेंबरशिप में जो मेंबर आते हैं उनको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले आते हैं ओरिजिनल मेंबर और फिर आते हैं ऑर्डिनरी मेंबर। तो ओरिजिनल मेंबर कि वो कंट्रीज़ जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जिन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जो रिप्रेजेंटेटिव थे और जिन्होंने 31 दिसंबर 1945 से पहले इस फंड के मेंबर बनने की एक्सेप्टेंस दी थी, तो उन सबको इस फंड के ओरिजिनल मेंबर बोला जाता है। और अगर हम ऑर्डिनरी मेंबर की बात करें तो सारी वो कंट्रीज़ जो धीरे धीरे इस आईएमएफ की मेंबर बन गई तो वो सारी कौन थी? ऑर्डिनरी मेंबर थी। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी कंट्री अगर इसका मेंबर बनना नहीं रहना चाहती हैं तो एक नोटिस देकर वो अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट करवा सकती हैं। और अगर फंड को खुद लगता है, आईएमएफ को खुद लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो आईएमएफ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही हैं तो उसकी मेंबरशिप को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में तो इसके मेंबर का जो नंबर था 44 था और 2017 में ये नंबर बढ़कर 189 हो चुका है। तो मेंबरशिप बेसिकली दो तरह की हो सकती हैं। इसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो इन जो आईएमएफ है इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन इसको मैनेज करता है? तो इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहले आते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर दो तरह के गवर्नर्स आते हैं। सबसे पहले तो गवर्नर ही होगा और सेकंड होते हैं वन ऑल्टरनेटिव गवर्नर। वन मतलब वन गवर्नर होगा और ऑल्टरनेटिव गवर्नर होते हैं, एक ही गवर्नर होगा और एक मेंबर कंट्री से एक ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है। ये करते क्या हैं? इनकी मीटिंग साल में एक बार होती हैं। इट मीट वंस इन ए ईयर और ये फंड के लिए पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। पॉलिसीज़ की जो फॉर्मुलेशन होती है वो इन्हीं गवर्नर्स के थ्रू होती हैं। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। सेकंड जो बोर्ड है दैट इज़ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये क्या करते हैं? ये जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं फंड के तो उनको कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर टोटल 24 डायरेक्टर्स आते हैं जिनमें से 6 डायरेक्टर परमानेंट होते हैं और जो 18 डायरेक्टर है वो इलेक्टेड डायरेक्टर है। परमानेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर हैं ये उन कंट्रीज से रिलेटेड होते हैं, उन कंट्री से ये बिलोंग करते हैं जिनका फंड के अंदर लार्जेस्ट कोटा होता है। इन कंट्रीज़ में यूएस आता है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना, तो इन सबको हम लेते हैं। इसके अलावा जो 18 डायरेक्टर होते हैं वो मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, तो इंडिया भी इलेक्टेड डायरेक्टर में आता है। आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाता है। वो आईएमएफ स्टाफ का हेड होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा वो आईएमएफ के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। जो भी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं तो उनमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो आईएमएफ स्टाफ का वो एक वो हेड होता है और ऑर्गेनाइजेशन के वो के काम के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कैपिटल की। तो आईएमएफ की कैपिटल, आईएमएफ को कैपिटल कहाँ से मिलती हैं? Resources for IMF loan to its member on non-concessional terms are provided by member countries। कि जो IMF
अपने मेंबर कंट्रीज़ को लोन देता है तो वो इसको कौन देता है, तो मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू ही ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। प्राइमरली थ्रू दियर पेमेंट ऑफ कोटा होता था जो उनको पे करना पड़ता था। देन मल्टीलेटरल बायोलेटरल बोरोविंग्स हो सकती हैं। ये सेकेंड एंड थर्ड टाइप का हम कह सकते हैं कि जो इसके सोर्स एक फिनांस का एक सोर्स बनता है। तो इसमें ये जो बोरोड सोर्सेज होते हैं ये आईएमएफ को सपोर्ट करते हैं कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ की वो हेल्प करता है जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। अगर हम आईएमएफ के इस टाइम के टोटल सोर्सेज की बात करें तो नियर अबाउट 973 बिलियन एसडीआर आईएमएफ के पास अवेलेबल है और इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 707 बिलियन एसडीआर वो बोरो कर सकता है। तो मतलब अपने पास वो लिक्विडिटी बफर रख सकता है कि जो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो इसके पास अवेलेबल है। तो इस तरह से जो आरबीआई का मतलब मेंबर कंट्रीज़ जो होती हैं वो फंड अवेलेबल करवाती हैं, जो उनका कोटा होता है वो उनको पे करना पड़ता है। हर मेंबर का एक कोटा होता है जो मेंबर की एनरोलमेंट से पहले ही डिटरमाइन हो जाता है और हर मेंबर कंट्री को उस कोटा को पे करना होता है। वो गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है या उनकी अपनी खुद की नेशनल करेंसी की फॉर्म में हो सकता है। कोटा का 25% जो होता है वो गोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, मतलब ये ऑप्शन होती हैं उनके पास अवेलेबल। दैट मीन्स जो अमाउंट जो कैपिटल आईएमएफ की होती हैं तो वो कैपिटल जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमने समझा कि आईएमएफ क्या है और किस तरह से ये काम करता है। द रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।